स्वागत है दोस्तों आपका अपना ही चैनल धर्मेंद्र स्टडी सेंटर में। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि चैप्टर 1 जो है हिंदी के, वह जो आपको पहला पार्ट है उसके बारे में अच्छा से आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पार्ट को शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम लोग जानेंगे। और बिल्कुल जो है आप मेहनत करना मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप स्टडी कीजिएगा तभी जाके आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और आपके टारगेट भी फिक्स होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो पार्ट है वह आप उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, यह जो है यह कौन सी विधा है, तो यह आपको निबंध है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, यह आपको निबंध दिया है। इसके बाद देखिए, इसका जो लेखक है उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और इस पाठ को जो रूपांतरण किया है ना उसका नाम है लल्लई सिंह यादव, जो 1936 में किया है। ठीक है, अब भाई 1936 वाला क्या है, देखिए तो मैं एक आपको बात बताता हूँ। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है लाहौर अधिवेशन हो रहा था 1936 में। ठीक है, तो उनका विषय क्या था, तो जाति पाति तुरक मंडल लाहौर 1936 में इसी पर वो भाषण देने वाले थे। और वह जो भाषण रेडी किए थे उस भाषण का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, यह जो किताब है यही वह बोलने वाले थे। तो इससे यह लिया गया आपको जाति पाति तुरक मंडल लाहौर 1936 में। ठीक है, और इसी पाठ से लल्लई सिंह यादव ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध को लिख दिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि इसके लेखक होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन जो आपको रूपांतरण किए हैं वह आपको लल्लई सिंह यादव 1936 में लाहौर अधिवेशन जो है उसी में। ठीक है, और उसका विषय क्या था, तो जाति पाति तुरक मंडल लाहौर 1936 कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब हम लोग शुरू करते हैं। उनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उनका जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और वही कहा जाए तो जो महू के मध्य प्रदेश में, ठीक है, महू के मध्य प्रदेश में उनका जन्म होता। म से महू, म से मध्य प्रदेश, ये आपको याद रखना है। निधन कहा जाए तो उनका जो निधन हुआ था वह 1956 में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, वो भी दिसंबर के महीना में, याद रखना होगा, दिसंबर के महीना में 1956 में नई दिल्ली में उनका मौत हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए उपनाम, उनका उपनाम क्या है, तो मैंने उन्हें किन किन नामों से जानते हैं जो आपके पेपर में छाप के आते हैं। देखिए, तो उन्हें मानव मुक्ति के पुरोधा के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाबा साहेब के नाम से जानते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के नाम से जानते हैं। तो सवाल किस तरीके का रहेगा कि भारतीय संविधान के निर्माता किसको कहा जाता है, या बाबा साहब किनके नाम से मैंने किनके नाम से प्रचलित है, तो बाबा साहब मतलब भीमराव अंबेडकर। मानव मुक्ति के पुरोधा कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद देखिए, उनकी जो प्रमुख किताबें हैं उन किताबों का नाम यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, यह आपको याद कर जाना है, क्योंकि यह इससे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। देखिए कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। ठीक है, अगर जाति पाति की बात करेंगे ना तो एक बात याद रखिएगा, आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है आपको टिक आउट कर देना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा जो उनका किताब है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। द अनचार्टेबल्स, ठीक है, मतलब छुआछूत पर आधारित किताब है। हुआ क्षुद्राज, ठीक है, वह जो है उन्होंने क्षुद्राज के भी बारे में, हुआ क्षुद्राज यानी कहानी के बारे में लिखे हैं। क्लियर। इसके बाद देखिए बुद्धिज्म एंड हिज धम्मा। ठीक है, देखिए, और आपको कहा जाए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, ये भी उनको लिखे हैं, है ना। तो यह बात आपको याद रखना होगा कि वह कौन कौन से पार्ट को लिखे हैं, तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद द अनटचेबल, हुआ क्षुद्राज, बुद्धिज्म एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, इतना जो किताब है उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखे हैं। उनको 31 भाषाएं आती थी, याद रखना है। ठीक है, उनको उनको जो है 31 डिग्री मिले थे। ठीक है, 31 डिग्री मिले थे और उनके पास 21 भाषाओं की जानकारी थी। वो लगभग विश्व की सारी भाषाओं को आसानी से बोल लेते थे, जिनमें सबसे अधिक अगर जानकारी की बात की जाए तो आपको संस्कृत और हिंदी में सबसे प्रमुख थे। ठीक है, उनको पढ़ने के लिए बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था। वो इतना तेज थे कि बड़ौदा नरेश जो थे, ठीक है, बड़ौदा नरेश यानी बड़ौदा के राजा, ठीक है, उन्होंने स्कॉलरशिप दी, छात्रवृत्ति दिया, तो वे अमेरिका चले गए और इंग्लैंड चले गए और वहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। ठीक है, जाकर के वहाँ पे पढ़ाई करते हैं।
और एक बात याद रखिएगा, इनका जो जन्म है वह आपको दलित परिवार में होता है, ठीक है, दलित परिवार में जन्म होता है। और यह पहले ऐसे व्यक्ति थे जो आपको विदेश में पढ़ाई किए। क्या यह चौंकने की बात है ना कि पहले ऐसे व्यक्ति कौन है जो विदेश में जाकर के पढ़ाई करते हैं, तो वह आपको है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके जब भारत में है तो कुछ दिनों तक वकालत भी किए हैं, ठीक है, कुछ दिनों तक क्या किए हैं, तो आपको वकालत भी की है। आइए अब हम लोग कहानी के बारे में शुरू करते हैं। देखिए, तो कहानी में आपको दो इसको अलग अलग तोड़ते हैं। देखिए, तो आपको दिया है ना कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, श्रम में क्या होता है, तो किसी मजदूरी माने मजदूरी की बंटवारा करना, ठीक है, माने जो उसका क्या बोल सकते हैं, कहा जाए तो जो मेहनत होता है, मेहनत उसको डिवाइड करना, ठीक है। इसके बाद आपको जाति प्रथा। जाति प्रथा का मतलब हुआ कि जात पात के आधार पर उसके बारे में डिवाइड कर देना, ठीक है, यही आपके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, अब जो है इसके लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। आपको पता है कि वह जो है महादलित परिवार में जन्म लेते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर की सबसे प्रमुख बातों को जानेंगे और मैंने जिसके द्वारा आपको एग्जाम में लिखने में सहूलियत मिलेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, तो जातिवाद के पोषक में कमी। लेखक के कहने का मतलब है कि आज के वर्तमान समय में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा जातिवाद शब्द को जहर घोला जा रहा है, यानी बढ़ावा दे रहा है। विडंबना की कोई ऐसी बात नहीं है। आज के भी समय में 19वीं और 20वीं 21वीं सदी में भी जात पात के लेकर के लोग जो है आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और कुछ ऐसे आदमी हैं उसको पोषक तत्व के रूप में उसको सुरक्षित कर रहा है, उसको पाल रहा है, ठीक है। यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहना है, ठीक है, जो सरासर जो है वह गलत बात है। जातिवाद करना चाहिए लेकिन उनके श्रम विभाजन से नहीं, ठीक है, उनके कपड़े से नहीं, उनके धर्म से नहीं, उनके जात पात के हिसाब से नहीं, ठीक है। अगर उनको बांटना है, श्रमिक विभाजन करना है, तो उनके रुचि के आधार पर होना चाहिए, ठीक है, उनके कुछ स्किल पर होना चाहिए, यही उनके कहना है, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि आज के वर्तमान समय में भी जातिवाद की कमी नहीं है, इसको हम लोग झुठला नहीं सकते हैं, ठीक है। यही वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोल रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। बात सही है कि जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए, क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर को कहा जाए कि आप गाना गाइए, तो क्या वह गा सकते हैं? क्या वो उस मुकाम पर होते? उन्हें क्रिकेट के भगवान के नाम से जानते हैं, क्या उन्हें लोग बोलते कि वे क्रिकेट के भगवान है? नहीं ना। लता मंगेशकर को अगर कह दिया जाए कि आप जो है डांस कीजिए, आप जो है एक्टिंग कीजिए, आप जो है क्रिकेट खेलिए, तो वह उस मुकाम पर होती नहीं, क्योंकि उनके पास गाने के कौशल मतलब मौजूद था, उनके पास नेचुरल जो गुण था वह उनका गाना था, सॉन्ग था, तो वह उस काम में थी। तो जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन नहीं करते हैं, क्योंकि जातिवाद कहता है कि अपने जात के जो काम है उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी मोची के लड़का में इंजीनियर बनने की क्षमता है, अगर उसको आप क्या कीजिए कि उससे आप कपड़ा धुलवाइए या कोई भी काम करवाइए, क्या वह करेगा? क्या वह पुराने तरीकों के व्यवसाय को करना चाहेगा? कभी नहीं कर सकता है। आप ही की अगर मान लीजिए कि आप पूरे गरीब तबके के लोग हैं और आप ही के लड़का अगर चाहता है कि हम डॉक्टर बन जाए, तो क्या आप अपने जो पुरानी तरीके के जो कारोबार है उसको थोपना चाहेंगे ज़बरदस्ती? क्या यह सही बात है? बिल्कुल सही बात नहीं है। जो आदमी जितना मेहनत करेगा इस वर्तमान समय में उसका उतना ही अधिकार है अपने स्वतंत्र रूप से अपने व्यवसाय को चुनने के लिए और उसके हिसाब से काम करने के लिए। यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह जो बाबू है यह जो है रुचि पर आधारित नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो है रुचि पर आधारित नहीं है। रुचि मतलब कि किसी व्यक्ति के इंटरेस्टिंग पर यह आधारित नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो अगर हमको कहा जाए कि कोई अदर काम करने के लिए और मेरा जो स्किल है और मेरा जो मन है हमेशा जो है पढ़ाने के लिए लगा हो, तो क्या मैं सही से काम कर सकता हूँ? करूँगा काम, लेकिन उसमें देहचोड़ी बन के या सही से नहीं काम करके। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग बचपन में हैं, तो आप लोग को आपके गार्जियन कहते हैं कि बाबू पढ़ लो, आगे चल के बहुत काम करेगा, तो आप लोग कहते हैं नहीं वो सब कुछ नहीं होगा। लेकिन बाबू देखो, ओरिजिनल देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई सब चीज़ है।
तो इसलिए रुचि के आधार पर हमें काम करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को रुचि है तो उसी हिसाब से वहाँ पे काम कराना चाहिए, ताकि जो है वह उसमें 100% दे पाए। ठीक है, देखिए अगर किसी भी काम को अगर शिद्दत और सही दिल से लगन से किया जाए ना, तो वह आपको हमेशा कारगर रहता है। तो यही उनका कहना है। तो इसलिए रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन नहीं हम लोग बंटवारा कर सके, विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा जो हिंदू धर्म है हम लोग का, वह किसी भी व्यक्ति को अपने जातिगत छोड़ के जाने की अनुमति देता है नहीं देता है। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता है। अगर अगर पेशा बदलने की अनुमति देता, ठीक है, तो आज लाखों लोग बेरोजगार नहीं होते। हमारे हिंदू धर्म का मतलब है कि अगर आपके पूर्वज जो काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मोची है, अगर वह जो है वह आपको चप्पल जूता सिर है तो वही आपको काम करता है, ऐसे करना है। ठीक है, यह जो है सबसे दरअसल गलत बात है। क्योंकि देखिए समय के हिसाब से और अपने मन के हिसाब से पेशा को बदल लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं रहिएगा तो आपके बाल बच्चे भूखे मरने पड़ेंगे। और यही जो है भारत में हो रहा है कि पेशा नहीं बदलने के कारण, ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ लोगों को हो रही है। जैसे मान लीजिए कि आप पुराने तरीके से खेती करते हैं, तो वर्तमान समय में अगर जनसंख्या बढ़ जाती है, तो अगर आप खेती नहीं कीजिएगा तो क्या आपके वह किसी काम की खेती है? आपको अनाज उतना हो पाएगा जिससे आप अपना दोनों टाइम के भोजन सही से कर पाए? नहीं ना। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है आपको चप्पल सीता है और वर्तमान समय में इंजीनियर नहीं बनता है, या उसका मन है कि सिंगर बने और सिंगर नहीं बन पाता है, और वह पुराने तरीके का ही काम करता है, तो क्या उसका बाल बच्चे भूखे मरेंगे? एकदम मरना पड़ेगा। क्योंकि यह जो हम लोग का धर्म है ना, वह जात पात बदलने की अनुमति नहीं दे पाता है। ठीक है, जात पात नहीं बदले, लेकिन पेशा भी बदलने की अनुमति नहीं देता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार। ठीक है, लेकिन यह जो है दरअसल गलत बात है। हमें जो है अपने समय के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से किसी भी काम को चुनना चाहिए और स्वतंत्र रूप से चुनना चाहिए। और किसी भी गार्जियन जो है अपने बच्चों को यही शिक्षा देना चाहिए कि आप जो है एक अच्छा नागरिक बनिए और देश का विकास कीजिए, और अपने मन से जो आपको करना है वही काम कीजिए, वही आपके लायक होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए और जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी मतलब बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? देखिए सुनिए, क्योंकि कोई व्यक्ति जो है अपने रुचि के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए देखिए जाति प्रथा जो है वो कहेगा कि आप पुराने तरीके से जो काम किया करते हैं उसी काम को कीजिए। तो जाति प्रथा के हिसाब से काम करेगा कोई व्यक्ति, तो वो भारत में क्या करेगा? सही से काम कर पाएगा। आपसे मैंने नहीं बताया कि अगर मान लीजिए कि आपका मन हो कि अमरूद खाने के लिए, हम आपको लीची खिला दे, तो आपका मन होगा खाने के लिए? नहीं ना। आप खाइएगा लेकिन आपको ध्यान उसमें नहीं रहेगा। तो अगर आपको मान लीजिए डॉक्टर बनने का मन है, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो इंजीनियर को डॉक्टरी वाला सुई घोंपने के लिए बोल दीजिएगा। ठीक है, और इंजीनियर को बोल दीजिएगा और डॉक्टर को बोल दीजिएगा कि हथौड़ा चलाने के लिए, तो वह चलाएगा? नहीं ना। उसका चलाएगा लेकिन मन नहीं करेगा, लाश की तरह काम करेगा, मशीन की तरह काम करेगा। और मशीन जो है ना सिर्फ काम कर सकता है, अच्छाई बुराई को समझ नहीं सकता है। इसीलिए जाति प्रथा के कारण भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण बन गया। यह सबसे गलत बात है। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि अगर हमें भारत में बेरोजगारी को दूर करना है तो जाति प्रथा को हटाना पड़ेगा। अगर जाति प्रथा को हटा देंगे ना, तो बहुत ज़्यादा हम लोग को देश से गरीबी मिट जाएगी और भूखमरी मिट जाएगी, और हम लोग के देश में बेरोजगारी भी समाप्त धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक है, अगर जाति प्रथा को छोड़ देते हैं तब। और उन्होंने यह भी कहा कि देखिए हम लोग के देश में लोग जो है ना वह भातृत्व की तरह होना चाहिए। ठीक है, भातृत्व की तरह होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि दूध और पानी की तरह अगर मिल करके रहते हैं तो हम सही लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने मन से किसी धंधे को चुन सकता है, वह अपना सीख करके अर्निंग कर सकता है, अपने बाल बच्चों का सही भविष्य फ्यूचर सोच सकता है। ठीक है, इसलिए भातृत्व का मतलब उन्होंने कहा है कि दूध और पानी का मिश्रण होना चाहिए। यह भी एग्जाम में सवाल आता है कि भातृत्व का मतलब क्या होता है, तो दूध और पानी का मिश्रण। और वास्तविक भाईचारा का मतलब होता है लोकतंत्र। ठीक है, वास्तविक भाईचारा का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। नारी शिक्षा पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है ना। अछूत पर ध्यान दिया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ अछूत होता है तो उसके साथ गलत हो रहा है। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
कहा है। ठीक है, तो यह टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम में आया करते हैं। एक बार और इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो है यह एक निबंध है। ठीक है, इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको रूपांतरण किए हैं कौन, तो आपको ललाई सिंह यादव 1936 में। कौन से, तो जाति पाति तोरक मंडल लाहौर 1936 में, जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसी में उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है इन्होंने एक भाषण तैयार किया था, उसी भाषण से यह लिया गया। यह आपको निबंध है। ठीक है, जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था महू मध्य प्रदेश में, और इनका निधन 1956 नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसके बाद एक उपनाम, इन्हें किन के नामों से जानते हैं, तो मानव मुक्ति के पुरोधा के नाम से जानते हैं, बाबा साहब के नाम से जानते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता के भी नाम से जानते हैं। प्रमुख किताबें, इन्होंने बहुत सारे किताब लिखे हैं। इन किताबों में सबसे प्रमुख जो है आपको दिया गया, जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये आपको हो जाएंगे द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। ठीक है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए कि द अनटचेबल्स, हु आर क्षुद्राज, बुद्धिज्म एंड हिज धर्म। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और उनके जितने सारे जो किताब लिखा गया है उनको भारत सरकार 21 खंडों में डिवाइड कर दिया है। और उनका जो आदर्श व्यक्ति है, प्रेरणात्मक जो व्यक्ति है, प्रेरक व्यक्ति है, वो 3 व्यक्ति है। पहला जो है आपको ज्योतिबा फुले है। ठीक है, और इसके बाद बुद्ध जी है, और इसके बाद कबीर जी है। 3 आपको याद रखना है। ठीक है, ज्योतिबा फुले, बुद्ध और कबीर, ये बातें आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, बड़ौदा नरेश जो है उनको भेजते हैं इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़ने के लिए। महादलित परिवार में जन्म लेते हुए भारत के सबसे पहला व्यक्ति थे जो जा करके विदेश में पढ़ाई किए। वहाँ से पढ़ाई करके जब इंडिया में आते हैं तो अपने देश में वकालत करते हैं। ठीक है, उनके पास 21 भाषाओं की जानकारी होती है, भाषा 21 बोल लेते हैं, और 31 डिग्रियाँ मौजूद है, जो लगभग भारत में उस समय किसी के पास नहीं था। उनकी जो इस पाठ में दिया गया है, उनका कहना है कि जातिवाद के पोषक की कमी अभी भी वर्तमान समय में नहीं है, और यह कोई विडंबना की बात नहीं है। ठीक है, जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को रुचि होगा तो उसी हिसाब से अपना व्यवसाय चुनने का भी अधिकार है, और श्रम विभाजन का भी अधिकार है। ठीक है, और देखिए, पेशा वृत्ति परिवर्तन जो है हमेशा समय के साथ और मन के हिसाब से होना चाहिए। वह किसी भी धर्म पर आधारित नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको भूखे मरने पड़ेंगे। ठीक है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस सवाल पूछे किसके कारण भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, तो जाति प्रथा। भातृत्व का सही मतलब होता है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। ठीक है, भाईचारा का मतलब लोकतंत्र होना चाहिए, सही लोकतंत्र होना चाहिए। इसके बाद देखिए, नारी शिक्षा पर उन्होंने ध्यान दिया, अछूत पर ध्यान दिया, और स्त्री, ठीक है, स्त्रियों को जो सताया जा रहा था उस पर उन्होंने खासकर ध्यान दिया। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यही सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को अगर अच्छा से ध्यान से सुने होंगे कहानी को, तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर तो बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो के द्वारा आपके हज़ारों दोस्तों को फ़ायदेमंद पहुंच सकते हैं।